आज हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था के तहत एक नया कोर्स शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग आज बात करेंगे मुद्रा बाजार को लेकर के। ये भारतीय अर्थव्यवस्था के जो सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर्स हैं, प्रारंभिक परीक्षा या मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले मुद्रा बाजार तो हमारा जो चर्चा का विषय है वो रहेगा ही रहेगा। सबसे पहला जो टॉपिक आता है भारतीय अर्थव्यवस्था में, उसको हम बात करेंगे। इसे हम कहते हैं वित्तीय बाजार। वित्तीय बाजार यानी कि फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट हम इसे कहते हैं। देखिए, पूरी अर्थव्यवस्था, चाहे भारतीय अर्थव्यवस्था हो या कोई भी अर्थव्यवस्था, पूरी भारत कोई भी अर्थव्यवस्था बिना वित्त के आगे नहीं बढ़ सकती। उसके बिना उसकी कोई अपनी पहचान नहीं है। इसलिए वित्तीय व्यवस्था, जो वित्तीय व्यवस्था है, उसको सबसे पहले हमको समझना चाहिए, देखना चाहिए। और ये एक कहा जाए कि किसी भी अर्थव्यवस्था का एक स्तंभ होता है। इसलिए हम सबसे पहले चर्चा कर रहे हैं वित्तीय बाजार को लेकर के। देखिए, वित्तीय बाजार जहां पर हम वित्त का लेन देन करते हैं, यानी कि पैसे को या मुद्रा को या अन्य जो संपत्ति संसाधन है उनको लेकर के हम जो लेन देन करते हैं, उसको हम कहते हैं वित्तीय बाजार। लेकिन ये साधारण जो शब्द दिखाई देता है, इतना साधारण है नहीं। देखिए, इसमें वित्तीय बाजार को हम लोग दो भागों में विभाजित करते हैं। एक मुद्रा बाजार, मनी मार्केट, और दूसरा पूंजी बाजार यानी कैपिटल मार्केट। देखिए, जनरली होता क्या है कि वित्तीय बाजार का मतलब होता है जहां पर वित्त का लेन देन किया जाता है। वित्त का लेन देन किया जाता है, किसी को उधार दिया जाता है, किसी से उधार लिया जाता है, उसको लेकर के हम कहते हैं वित्तीय बाजार। और इसको हम दो भागों में विभाजित करते हैं, मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार। ये दोनों बड़े टॉपिक हैं, दोनों टॉपिक को बड़े अच्छे से हमको समझना है। यहां से हमारा मान के चलिए प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से कई सारे क्वेश्चंस इसमें बनते हैं। देखिए, मुद्रा बाजार क्या होता है? मुद्रा बाजार का मतलब होता है वित्तीय लेन देन जहां पर लघु अवधि के लिए किया जाता है। यानी कि हम बाजार में पैसे का लेन देन तो करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारा 1 साल या 2 साल के लिए ही लेन देन होता है। ऐसे शॉर्ट टर्म मार्केट को हम कहते हैं मनी मार्केट, यानी कि मुद्रा बाजार। यानी कि ऐसा बाजार जहां पर वित्तीय लेन देन लघु अवधि के लिए किया जाता है। इस पॉइंट को विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। और पूंजी बाजार जो होता है, कैपिटल मार्केट, वहां पर वित्त का लेन देन दीर्घ अवधि के लिए किया जाता है। यानी कि इसे हम कहते हैं लॉन्ग टर्म मार्केट, जहां पर 20 साल, 25 साल, 30 साल के लिए हम लॉन्ग जो लेन देन करते हैं, उसको हम कहते हैं पूंजी बाजार। यानी कि ये समय अवधि के आधार पर इसे हम दो भागों में विभाजित करते हैं, मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार। मुद्रा बाजार में क्या होता है कि मुद्रा बाजार में बैंक और नॉन बैंक, यानी कि बैंकिंग गतिविधियां और गैर बैंकिंग गतिविधियां की गतिविधियां शामिल की जाती हैं। यानी कि जितने हमारे बैंक हैं उन सब की गतिविधियां, उनको शामिल किया जाता है। और गैर बैंक जो हैं, एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, जैसे मुथूट फाइनेंस है, मनप्पुरम गोल्ड है, हाउसिंग बैंक है, इस तरह के बहुत सारे बैंक हैं जो केवल उधार देते हैं। उन बैंकों की गतिविधियां भी इसमें शामिल की जाती हैं। यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं कि मुद्रा बाजार में हम बैंकिंग और गैर बैंकिंग गतिविधियों को शामिल करते हैं। और इसकी जो नियामक संस्था है वो आरबीआई है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत में। जबकि पूंजी बाजार जो है, पूंजी बाजार में हम शामिल करते हैं शेयर मार्केट को। यानी कि पूरा का पूरा शेयर मार्केट इसमें शामिल होता है पूंजी बाजार में। और इसकी जो संस्था है, नियामक संस्था, नोडल एजेंसी, वो है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये एक हम कहते हैं वित्तीय बाजार की एक छोटी सी परिभाषा, जिसको हम मुद्रा बाजार, पूंजी बाजार में हम विभाजित करते हैं। इन दोनों टॉपिक को ही हमें बड़े लेवल पर आगे समझना है, ठीक है ना। इस चीज ध्यान रखिए। कभी कभी आपका प्री में एक सिंपल सा क्वेश्चन बन जाता है कि मुद्रा बाजार किसे कहते हैं या पूंजी बाजार किसे कहते हैं, पूंजी बाजार की नियामक संस्था कौन सी है या मुद्रा बाजार की नियामक संस्था कौन सी है, मुद्रा बाजार में कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं। ये बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं और लोग जनरली नहीं समझ पाते और वो अपना क्वेश्चन गलत कर बैठते हैं। इसलिए मैंने इसको एक प्रॉपर तरीके से डिवाइड करके आपको समझाने की कोशिश की है। क्लियर? तो ये वित्तीय बाजार। अब इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे मुद्रा बाजार को लेकर के कि मुद्रा बाजार क्या है। जैसे अभी हमने कहा था कि मुद्रा बाजार वह बाजार है जहां पर वित्त का लघु अवधि के लिए, यानी शॉर्ट टर्म के लिए
फाइनेंस का यानी वित्त का लेन देन किया जाता है, लघु अवधि का बाजार है। लेकिन यहां पर एक चीज और ध्यान देने की जरूरत है कि यहां पर जो लेन देन होता है, लैंडिंग एंड बोरोइंग, वो कैश में नहीं होता, कैश में ना के बराबर होता है, बल्कि सारा का सारा किस में होता है, बिल या पेपर्स में, जिन्हें हम क्या कहते हैं, बिल या पेपर्स। ठीक है। और इसको लेकर के हम कई सारे उपकरणों की चर्चा करते हैं। अब कहेंगे कि नकदी में नहीं होता, बैंक से तो हम नकद में लेते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, बैंक से जो हम नगद जमा करते हैं, नगद देते हैं, वो बहुत थोड़ा सा हिस्सा होता है। लेकिन बैंक बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को, बड़े बड़े लोन को कैश में नहीं दे सकते, और ना ही बड़े बड़े कंपनियों से, बड़े बड़े लोगों से जो पैसा वापस आता है उसको कैश में लिया जाता है, क्योंकि इतना करेंसी, इतना कैश प्रिंट ही नहीं होता है। ये सब कैसे होता है, ये सब होता है आपके पेपर्स में, पेपर्स के थ्रू, और वो सीधे सीधे अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं। ठीक है ना, इसलिए इसको कहते हैं। अब बात आती है कि इसके उपकरण क्या क्या हैं, बाजार, मुद्रा बाजार संचालित कैसे कैसे होता है, यहां से लेकर के आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए, पहला उपकरण क्या है, तो उसमें आता है सबसे पहले कॉल मनी। इसको ध्यान रखिएगा, यहां पर एक क्वेश्चन बन जाता है कॉल मनी को लेकर के, कि कॉल मनी क्या है। कॉल मनी का मतलब होता है कॉल करना, और कॉल के आधार पर ही तुरंत मनी को मंगाना, यानी कि हमने कॉल किया और पैसे का हमको मिल गया, उसको हम कहते हैं कॉल मनी। लेकिन बात आती है कि आखिर ये किसके बीच, कॉल मनी का जो कंसेप्ट है, ये बैंक और बैंक के बीच में रिलेशन चलता है। किस किस के बीच, बैंक और बैंक के बीच में। जब किसी बैंक को कभी भी नकदी या किसी भी पैसे की कमी हो जाती है, तो वो दूसरी बैंक से कुछ दिन के लिए, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, जब तक कि उसकी मेन ब्रांच से या दूसरे अन्य सेक्टर से, दूसरे अन्य क्षेत्रों से पैसा नहीं आ जाता, तब तक के लिए वो दूसरी बैंक से पैसा उठा लेते हैं। इसके लिए वो क्या करते हैं, जैसे पीएनबी ने एसबीआई से पैसा उठा लिया, किसी भी शहर में किसी भी चीज की कमी पड़ गई, पैसे की कमी पड़ गई, तो उन्होंने पीएनबी से उठा लिया, या एसबीआई ने पीएनबी से उठा लिया, पीएनबी ने केनरा बैंक से उठा लिया, इस तरीके से। तो जो कॉल करके पैसा मंगाते हैं, इसलिए कहते हैं, उस मनी को कहते हैं कॉल मनी। और बाकायदा इस पर एक इंटरेस्ट दिया जाता है, चाहे वो एक दिन के लिए हो या 10 दिन के लिए हो। कोई भी व्यक्ति, कोई भी बैंक किसी भी दूसरे बैंक को जो हेल्प करता है, कुछ भी करता है, तो बिना इंटरेस्ट के नहीं करता, इसलिए उसको कहते हैं कॉल मनी रेट। क्या कहते हैं, कॉल मनी रेट। ध्यान रखिएगा, कॉल मनी रेट, जैसे हम इंटरेस्ट कहते हैं, ब्याज कहते हैं, उनका भी लगता है। अब वो ब्याज कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, वो उनके ऊपर है। इज इट क्लियर, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। एक दूसरा, अब इसमें आता है ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल क्या होते हैं, ट्रेजरी किसके पास होती है, सरकार के पास। ध्यान रखना, ट्रेजरी किसके पास है, सरकार के पास। तो सरकार क्या करती है कि बैंकें जो है, बैंक आरबीआई या अन्य बैंक, बेसिकली आरबीआई ही इस पर काम करती है। इसमें क्या होता है कि ट्रेजरी बिल में कुछ बिल सरकार के पास होते हैं, तो सरकार क्या करती है, अपने बिल आरबीआई को जमा कर देती है। तो यानी कि ये गवर्नमेंट और बैंक के बीच का रिलेशन है, इसको ध्यान रखना। गवर्नमेंट और बैंक के बीच का रिलेशन है। जब गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत पड़ती है, तो वो अपने पेपर बैंक के पास जमा करती है, और बैंक उसको क्या करते हैं, पैसा उसको दे देते हैं। इस तरह से उस पर ये काम चलता है। अब इसमें दो तरह के होते हैं, सामान्य बिल और एडहॉक बिल, यानी कि टेम्पररी, कुछ समय के लिए। जो सामान्य बिल होता है, वो सामान्य तरीके से काम करता है, आरबीआई उस पर काम करता है। और एडहॉक जो ट्रेजरी बिल होता है, ये आपका आरबीआई ही काम करेगा, और आरबीआई इसके लिए न्यू करेंसी प्रिंट करके देता है, जब कभी पैसे की कमी पड़ जाती है। ठीक है। तो इसमें एडहॉक ट्रेजरी बिल में आरबीआई उसको क्या करता है, न्यू करेंसी प्रिंट करके देता है, सामान्य स्तर पर वो समान तरीके से पैसा देता है। ठीक है। और यही सारी चीजें देखिए, हम भी देखते हैं कि कभी कभी हम सरकार के किसान विकास पत्र हैं, तमाम तरह के पेपर हम खरीदते हैं, ये भी बैंकों के थ्रू ही हम तक पहुंचाए जाते हैं, और हम उसको पेपर को खरीदते हैं, और खरीद करके सरकार को पैसा जमा करके दे देते हैं। ठीक है। इसी तरह का तीसरा बिल होता है वाणिज्यिक बिल, कॉमर्शियल बिल। कॉमर्शियल बिल कहते हैं इसको। हम्म
कॉमर्शियल बिल। और कॉमर्शियल बिल में क्या होता है? कॉमर्शियल बिल बेसिकली क्या होता है कि ये बैंक और बिजनेसमैन के बीच होता है, क्योंकि बिजनेसमैन, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सारी चीजें हैं, वो क्या करते हैं, वो पैसे का लेन देन करते हैं बैंक से और सारी चीजें करते हैं। कभी कभी उनको जरूरत पड़ जाती है इमरजेंसी में, तो उस कंडीशन में बिजनेसमैन अपना पेपर बैंकों को जमा करते हैं और बैंक उनको उसके बदले में पैसा दे देते हैं, उतना दिन का ब्याज ले लेते हैं। क्योंकि हर बार बैंकों से उधार नहीं लिया जा सकता, बार बार उधार लेने की कंडीशन अलग होती है। यहां पर क्या होता है कि कुछ दिन के लिए, हफ्ते 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए कैश की जरूरत पड़ी, उन्होंने उनके अकाउंट में ट्रांसफर किया और जैसे उनके पास आया वहां से उन्होंने डिडक्ट कर लिया। बार बार ये सब चलता रहता है, यही कंडीशन होती है कॉमर्शियल बिल की। और व्यापारिक बिल क्या होता है? व्यापारिक बिल होता है, इसे हम कहते हैं ट्रेडर्स बिल। ये व्यापारियों के लिए होता है जिनको अपना माल खरीदना बेचना है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि व्यापारी भी माल खरीदते और बेचते हैं, तो उनके लिए भी पैसे की जरूरत पड़ती है, उनको ये ट्रेड बिल दिए जाते हैं। इस तरह से ये सारी चीजें, चार बड़े बड़े बिजनेसमैन चार बड़े बड़े सेक्टर में काम करता है। कॉल मनी बैंक टू बैंक काम करता है, ट्रेजरी बिल बैंक टू गवर्नमेंट काम करता है, कॉमर्शियल बिल बैंक और बिजनेसमैन के बीच में काम करता है, और ट्रेडर्स बिल बैंक और ट्रेडर्स के बीच में। हम और आप जो हैं, ये एक सामान्य उपभोक्ता हैं जो अपनी छोटी सी जमा पूंजी को वहां पर जमा करते हैं और उससे जब जरूरत पड़ती है तो लोन लेकर के चले जाते हैं। बहुत छोटा सा हिस्सा होता है। मेजर हिस्सा जो आपके मुद्रा बाजार का है वो यही है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मुद्रा बाजार में कौन कौन से उपकरण शामिल होते हैं, कौन कौन से नहीं होते, या किन किन उपकरणों के माध्यम से मुद्रा बाजार का कार्य संचालित किया जाता है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन जो होते हैं यही आपके सही और गलत कर देते हैं। लोग इन सब छोटी छोटी चीजों पर ध्यान नहीं देते और यहीं से क्वेश्चन गलत हो जाता है। क्लियर है? अब बात करते हैं मुद्रा बाजार के प्रकार को लेकर के। देखिए, मुद्रा बाजार सामान्यतः दो तरीके का होता है, एक असंगठित और दूसरा संगठित, यानी कि अनऑर्गेनाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड। अनऑर्गेनाइज्ड क्या होता है? जो गांव शहर में जो लोग अपने दुकान से अपना किसी को उधार लेना देना शुरू कर देते हैं, उसको कहते हैं अनऑर्गेनाइज्ड, जिस पर आरबीआई का या सरकार का कोई भी कंट्रोल नहीं होता। जैसे शाहूकार है, महाजन है, चिटफंड कंपनी है, निधि कंपनी है, इस तरह की, ये सब इलीगल होते हैं, यानी कि इनके ऊपर कोई भी लॉ काम नहीं करता, यानी कि सब कुछ नंबर 2 का काम होता है। इसी में आम आदमी फंस जाता है और लूटा जाता है, क्योंकि ये आसानी से मिल भी जाता है और आसानी से फिर कंडीशन ये होती है कि इनका ब्याज ज्यादा होता है, आसानी से मिल जाता है और लोग इनका शोषण करते हैं। ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। ये आप और हम जानते हैं, गली मोहल्लों में बहुत सारे लोग शामिल होते हैं जो ये काम करते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है? ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है जिस पर बाकायदा गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस काम करते हैं। इनकी अपनी एक नोडल एजेंसी होती है, जैसे कि बैंकों की क्या है? आरबीआई। और ये बैंकों की ही नहीं, नॉन बैंकों दोनों की है। तो और इस ऑर्गेनाइज सेक्टर में बैंक और नॉन बैंक यानी एनबीएफसी और बैंकिंग सेक्टर सब शामिल होते हैं। क्लियर है? अब बात आती है कि आखिर ये सब चीजें होती क्या है। हमारे यहां आज भी ऑर्गेनाइज सेक्टर की जो पहुंच है आम आदमी तक बहुत कम है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर की ज्यादा है। उसके पीछे कई सारे कारण हैं, इस पर हम कभी अलग चर्चा करेंगे कि आखिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर का इतना बढ़ने का या असंगठित क्षेत्र या अनऑर्गेनाइज सेक्टर के कम होने का कारण क्या है। सबसे बड़ा कारण हमारी जागरूकता की कमी, पढ़ा लिखा ना होना, और जो बैंकिंग या कह लीजिए कि हमारी जो फाइनेंशियल जो लिटरेसी है, साक्षरता, वित्तीय साक्षरता, वो बहुत कम है। हम बैंक में पढ़ी लिखी चीजें हम जानते ही नहीं है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। क्लियर है? तो ये कुछ कारण हैं। और आम आदमी तो आप जानते ही हैं कि वो बैंकों से और तमाम सारी चीजों से घबराता है और वो चाहता है कि थोड़ा ब्याज ज्यादा मिल लग जाए लेकिन पैसा आसानी से मिल जाए। ठीक है? तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में ये सारी चीजें हैं। अब इसमें देखेंगे ऑर्गेनाइज सेक्टर में पब्लिक और प्राइवेट ये दोनों शामिल होती हैं, पब्लिक और प्राइवेट। और पब्लिक सेक्टर यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं, जैसे राष्ट्रीय बैंक हैं, सहकारी बैंक हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, विकास बैंक हैं। और प्राइवेट सेक्टर में देखते हैं तो हमारे घरेलू प्राइवेट सेक्टर और विदेशी, ये सब इसमें शामिल होते हैं। इज इट क्लियर? तो ये इसमें शामिल रहते हैं। क्लियर है? अब बात आती है, अगला जो टॉपिक है भारत में बैंकों का विकास। इस टॉपिक पर हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले
भारत में बैंकों का विकास, बैंकों का विकास हमारे भारत में कई चरणों में हुआ है। इसमें एक क्वेश्चन बनने की, आसान क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, और इसको हम देखते हैं कई सारे चरणों में हमने देखा है, डिवाइड किया है, ए बी सी डी ई एफ, इस तरीके से हमने सेक्टर में डिवाइड किया है कि अलग अलग पीरियड में कौन कौन से बैंकों का भारत में विकास हुआ था। सबसे पहले बात करते हैं 1806। 1806 से पहले, बिफोर 1806, सबसे पहले जो फर्स्ट बैंक था हमारे यहाँ 1770 में बैंक ओपन किया गया था इंडिया में, बैंक ऑफ हिंदुस्तान कोलकाता में, बैंक ऑफ हिंदुस्तान कोलकाता, और ये अलेक्जेंडर एंड कंपनी ने इसको ओपन किया था। कुछ समय तक चला, उसके बाद ये बंद हो गया। तो फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया कौन सा है? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। कहां ओपन हुआ? कोलकाता। इसको ध्यान रखिएगा। क्लियर? उसके बाद 1806 से हमारे यहां सही मायने में बैंकों का विकास शुरू हुआ है 1806 से, और ये सेक्टर कहलाता है, जो फेज है वो कहलाता है 1806 टू 1860, 1806 से लेकर 1860 के बीच में। इस बीच में 3 बैंक विकसित हुए थे। 1806 में बैंक ऑफ बंगाल, यानी सबसे पहले बंगाल में, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे, बंबई, और 1843 मद्रास, बैंक ऑफ मद्रास। ये तीनों के तीनों कैसे हैं? ये है प्रोविंशियल बैंक। 3 हमारे यहाँ प्रोविंस थे उस समय, ब्रिटिश कंपनी ने 3 अलग अलग सेक्टर, अलग अलग एरिया बना रखे थे, इसलिए बंगाल प्रेसिडेंसी कहते हैं। बंगाल, बंबई और मद्रास 3 प्रेसिडेंसी हैं, और इन तीनों प्रेसिडेंसी में एक एक बैंक खोला गया। सबसे पहले 1806 का बैंक ऑफ बंगाल है, फिर बॉम्बे है, मद्रास है, और ये बैंक काफी दिनों तक चलते रहे। और 1921 में इन तीनों का विलय कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया, और कहलाया इंपीरियल बैंक। और 1955 आफ्टर इंडिपेंडेंस, 1947 के बाद में इनको 1955 में इसका नेशनलाइजेशन कर दिया गया, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, और इसका नाम कर दिया गया एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यानी कि ये 3 अलग अलग चरणों में काम हुआ है। पहले चरण में ये तीनों बैंक बने, फिर 1921 में इंपीरियल बैंक बना, 1955 में राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन हुआ, और एसबीआई बन गया। इज इट क्लियर? इसको ध्यान रखना। तो ये इस समय के 3 बड़े बैंक हैं जो इस समय ओपन हुए थे। तीसरा फेज आता है 1860 से लेकर 1913 का, इस चीज को ध्यान रखना, 1862 1913। क्लियर? और इसमें कई सारे बैंक बने हैं। इनमें सबसे पहला है 1865 का बैंक ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद बैंक जिसे हम कहते हैं, सबसे ओल्डेस्ट बैंक है जो एग्जिस्टिंग है, इसको ध्यान रखना। 1881 में बैंक ऑफ शिमला, और एक इसी समय बना था अवध कॉमर्शियल बैंक। यह पहला भारतीय बैंक है जिसको भारतीयों ने शुरू किया था, इसको ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। भारतीयों द्वारा विकसित किया गया पहला बैंक कौन सा है? अवध कॉमर्शियल बैंक। लेकिन कुछ पूरी तरह से ये संचालित नहीं हो पाया, कुछ समय के बाद ये बंद हो गया। और 1894 में पीएनबी बनाया गया, पंजाब नेशनल बैंक, और यह पूर्ण रूप से भारतीय बैंक है, फुल लाइबिलिटी के साथ। ध्यान रखना, फुल लाइबिलिटी, पूर्ण उत्तरदायित्व वाला भारतीय बैंक, पीएनबी, इसको ध्यान रखना। क्लियर है? तो पहला बैंक एसीबी है, और पूर्ण उत्तरदायित्व वाला, फुल लाइबिलिटी वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा है? पीएनबी। इसके बाद आता है 1914 से लेकर 1939। ये तो हम अच्छे से जानते हैं कि ये पीरियड जो है हमारे संकट का समय है, क्योंकि 1914 में हमारे यहाँ वर्ल्ड वार शुरू हो गया था, 18 से चलता रहा, फिर 1929 में आर्थिक संकट आ गया, 39 तक ये संकट वगैरह सब चलते रहे, सारी चीजें रही, और बैंकों के संकट का ये समय कहलाता है। फिर भी इस पीरियड में कुछ एक बैंक बने, जैसे 1917 में टाटा इंडस्ट्रियल बैंक बनाया गया, 1921 में इंपीरियल बैंक बन गया जो ऊपर एसबीआई वाला बना था, और 1934 में आरबीआई एक्ट पास किया गया, और इसी एक्ट के थ्रू 1935 में क्या हुआ? 1935 में आपका आरबीआई का गठन किया गया हिल्टन यंग कमेटी की सिफारिश पर। क्लियर है? तो आरबीआई बनाया गया, हिल्टन यंग कमेटी, इसको ध्यान रखना। तो आरबीआई की सिफारिश किसने की थी? हिल्टन यंग कमेटी ने। और यही बैंक जो है आरबीआई 1949 में राष्ट्रीयकरण कर दिया, इसको भी हमने राष्ट्र को समर्पित कर दिया। ये कंडीशन रही। और अगला जो फेज है 1939 से 1946, ये फेज है आपके सेकेंड वर्ल्ड वार का। और सेकेंड वर्ल्ड वार में
हमने बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया, ये जो बैंक थे इन्हीं का विकास हुआ, ज्यादा नए बैंक कुछ नहीं खुले क्योंकि बहुत ज्यादा संकट चल रहा था और सारी समस्याएं भी थी, ठीक है ना। ये सारी चीजें। अब बात आती है 1947 के बाद। 1947 से लेकर के 1991 तक का जो पीरियड है उसे हम अगला फेज कहते हैं, और इस फेज में हम कहते हैं राष्ट्रीयकरण का काल। इस फेज में भारत सरकार ने प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, मैक्सिमम से मैक्सिमम, जिससे कि आम लोगों को भी इसकी सुविधाएं मिल सकें। तो इसको कहते हैं हम बैंकिंग नेशनलाइजेशन पीरियड। इसमें देखेंगे तो सबसे पहले 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसके लिए भारतीय बैंकिंग अधिनियम पारित किया गया था, उसके माध्यम से इंडियन बैंकिंग एक्ट, आरबीआई का नेशनलाइजेशन। 1955 में इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और इसका एसबीआई नाम दिया गया। और इसके अगले साल 1956 में 1956 में एसबीआई के सहायक जो बैंक हैं, सब्सिडरी बैंक, 7 बैंक जोड़े गए और टोटल बन गए ये 8। अब तो खैर सब मर्ज हो चुके हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा इस समय। तो स्टार्टिंग में टोटल बैंक कितने थे एसबीआई एंड ग्रुप में? 8। इनमें से अब कोई भी बैंक नहीं है, सब मर्ज हो चुके हैं। जैसे 2008 में सौराष्ट्र बैंक का विलय कर दिया गया, 2010 में बैंक ऑफ इंदौर का बंद कर दिया गया, और 1 अप्रैल 2017 से बाकी 5 और भारतीय महिला बैंक, इनका भी विलय करके एसबीआई बना दिया गया। अब एसबीआई एंड ग्रुप नहीं है, क्या है? सिर्फ एसबीआई है। क्लियर है? तो 1 अप्रैल 2017 से को सारे जो एसबीआई एंड ग्रुप के बैंक थे वो सब मर्ज कर दिए गए। इस डेट को याद रखिएगा, 8, 10 और 17। सबसे पहले सौराष्ट्र, उसके बाद इंदौर और बाकी उसके बाद सारे के सारे एक साथ। क्लियर है? और इसी में एक और था भारतीय महिला बैंक, इसको भी मर्ज कर दिया गया, अलग से खोला गया था, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। 19 जुलाई 1969 अगला फेज क्या हुआ? 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिनकी चुकता पूंजी, पेड अप कैपिटल 50 करोड़ रुपए थी। इसको ध्यान रखना। पहले फेज में जो किए गए 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण, उनकी चुकता पूंजी कितनी है? 50 करोड़। 15 अप्रैल 1980 को 6 अदर बैंकों का किया गया नेशनलाइजेशन, जिनकी पेड अप कैपिटल कितनी है? 200 करोड़, 200 करोड़। लेकिन इसके कुछ समय बाद 4 सितंबर 1993 को, 4 सितंबर 1993, न्यू बैंक ऑफ इंडिया का पीएनबी में विलय कर दिया गया। और इस तरह से देखा जाए तो 14 और 6 20 बैंक थे। 20 के बाद कितने रह गए? 19, टोटल 19। और 19 प्लस 8 एसबीआई एंड ग्रुप, टोटल कितने हुए? नेशनल बैंक, टोटल हुए 27। और वर्तमान में ये घटकर रह गए हैं 12 इस समय। यानी कि अगर कहा जाए कि भारत में वर्तमान में राष्ट्रीय बैंक कितने हैं? नेशनल बैंक, राष्ट्रीय बैंक कितने हैं? 12। स्टार्टिंग में कितने थे? 27, 1993 के बाद। इज इट क्लियर? इसको ध्यान रखना। और कब कब कैसे कैसे मर्ज कर दिए गए, कौन कौन किस किस मर्ज किया गया है हाल फिलहाल में, इसको ध्यान रखिएगा। विजया बैंक, देना बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा में, सिंडिकेट बैंक, केनरा बैंक में, इलाहाबाद बैंक, इंडियन बैंक में, डीबीसी और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया पीआरबी में, और 5 अदर प्लस वुमेन बैंक एसबीआई में। ये सब कर दिए गए। आंध्रा बैंक एंड कॉर्पोरेशन बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। और यह विलय 1 अप्रैल 2020 से मान्य हो गया। ये रहे सारे के सारे। तो टोटल जो 12 हैं वो ये रहे, इसको याद रख लीजिएगा। एसबीआई, केनरा, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूबीआई, यूको, पंजाब एंड सिंध बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक, ये सारे के सारे। तो ये आपके सारे के सारी लिस्ट मैंने आपको बना करके दे दी है, इनको आप लोग याद कर सकते हैं। 12 बैंक कौन कौन से हैं, नेशनल बैंक, कब कब इनका मर्ज हुआ, किस किस का मर्जर किस किस में हुआ, इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद आते हैं सहकारी बैंक। सहकारी बैंक भी हैं। सहकारी बैंक यानी कि ये सहकारिता पर आधारित होते हैं, कृषि और ग्रामीण क्षेत्र की साख सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए। क्लियर है? कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र की, यानी कि गरीब लोगों के, ये किसान मजदूर, उन लोगों की समस्याओं को और उनके पैसे को जमा करने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी के तौर पर ये चलते हैं। और आप लोगों ने काफी नाम सुना होगा कि अभी हाल फिलहाल में कोऑपरेटिव बैंकों को लेकर के बड़ा घोटाले हुए, जिसकी वजह से आरबीआई को उन पर बैन करना पड़ा कि इनसे पैसा नहीं निकाला जाएगा। सारी चीजें काफी चर्चा में रहे हैं,
ध्यान रखिएगा। और ये त्रिस्तरीय होते हैं, ट्राई लेवल बैंक होते हैं, स्टेट लेवल, सेंट्रल यानी कि जिला लेवल पर, और प्राइमरी कमेटी के नाम पर। ठीक है ना, प्राथमिक समिति होती है प्राइमरी कमेटी, ये होती है डिस्ट्रिक्ट कमेटी, सेंट्रल या स्टेट लेवल पर यानी कि स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। और 1949 के अधिनियम इस पर लागू होते हैं और आरबीआई के अंडर में होते हैं। आरबीआई के रूल्स एंड रेगुलेशन इस पर काम करते हैं, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की परिकल्पना की। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं रीजनल रूरल बैंक। इनकी जो नोडल एजेंसी है वो है नाबार्ड। इनका गठन किया गया था 2 अक्टूबर 1975 को, 2 अक्टूबर 1975 1975 को। और स्टार्टिंग में 5 बैंक खोले गए थे, भिवानी, मुरादाबाद, गोरखपुर, जयपुर और मालदा। स्टार्टिंग में ये 5 बैंक थे। सिक्किम और गोवा 2 ऐसे स्टेट हैं जहां पर कोई भी रीजनल रूरल बैंक नहीं है, RRB नहीं है, ओनली 2 स्टेट्स। 1987 के बाद कोई भी नया बैंक नहीं खोला गया। 2005 के बाद में गवर्नमेंट ने इनकी संख्या कम करना शुरू कर दिया 196 तक, केलकर कमेटी की सिफारिश पर। इसके बाद इसको नीचे करना शुरू कर दिया गया और 31 मार्च 2020 के बाद केवल इनकी संख्या रह गई है 82। ठीक है ना, इसको ध्यान रखना। तीसरे अन्य जो बैंक हैं उनको हम कहते हैं विदेशी बैंक। हमारे यहाँ टोटल विदेशी बैंक 41 हैं, 41, और 315 इनकी ब्रांचेज हैं। इनमें सबसे बड़ा जो बैंक है वो है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ऑफ इंडिया। वो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ब्रिटेन का है, सबसे ज्यादा ब्रांचेज इसकी इंडिया में इसी की हैं, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की। इज इट क्लियर? एक मैंने अभी चर्चा की थी भारतीय महिला बैंक। भारतीय महिला बैंक 19 नवंबर 2013 को ओपन किया गया था, कम ब्याज पर महिलाओं को ऋण उपलब्ध कराने के लिए। यह घटना हुई थी आपको पता है निर्भया कांड के बाद, तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए इस व्यवस्था को शुरू किया गया था। उसी की ब्याज पर यह बैंक खोला गया 19 नवंबर 2013 को, कम ब्याज पर महिलाओं को ऋण उपलब्ध कराने के लिए, और इसमें महिलाएं ही काम करती थी। ठीक है ना, बाद में 1 अप्रैल 2017 को उसको एसबीआई में मर्ज कर दिया गया। ये मैंने आपको बता चुका हूं, बट ध्यान रखिएगा। एक बैंक है आपका राष्ट्रीय आवास बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक, एनएचबी। 9 जुलाई 1988 को ओपन किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य होता है भूमि और भवन निर्माण के लिए ऋण उपलब्ध कराना। जमीन है, भवन बिल्डिंग बनानी है, इन सब चीजों के लिए, ये तो आप समझते ही होंगे। और एक है आपका राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, नाबार्ड कहते हैं। 12 जुलाई 1982 यानी आज ही के दिन 12 जुलाई 1982 को इसका गठन किया गया था। कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए किया गया था। ये आरबीआई के अंडर में डायरेक्ट काम करता है और ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या अन्य जो बैंक होते हैं, छोटी छोटी वित्तीय कंपनियां होती हैं, उनको पुनर्वित्त सहायता उपलब्ध कराता है। यानी कि डायरेक्ट ये किसी को लोन नहीं देता, बल्कि छोटी छोटी बैंकिंग एजेंसीज को लोन देता है। जैसे आरबीआई किसी हम लोगों को लोन नहीं देता, वो बैंकों को देता है, उसी तरह से नाबार्ड छोटे छोटे बैंकिंग कंपनीज को, बैंकिंग एजेंसीज को लोन प्रोवाइड कराता है। केवल किसके लिए? रूरल एरिया के डेवलपमेंट के लिए, नाबार्ड में के थ्रू। ठीक है ना, इसको ध्यान रखना। तो ये है आज का हमारा लेक्चर। इसमें हम कल चर्चा करेंगे अगला बैंकिंग विकास को लेकर के और आरबीआई को लेकर के। मैं चाहता हूं पहले आप इसको याद कर लीजिएगा और इसके साथ के साथ मैं आपकी कोशिश करूंगा कि इसके क्वेश्चन पेपर बना करके आपके प्रैक्टिस और टेस्ट दोनों साथ के साथ दिए जाएं। इसको साथ के साथ याद करिए, साथ के साथ इसको दिमाग में बिल्कुल सेट कर लीजिए, कोई भी क्वेश्चन आपका बचना नहीं चाहिए। और इसका मैं टेस्ट पेपर आपको बना करके दूंगा, ऑब्जेक्टिव पेपर, वो आपके क्या कहते हैं आपका जो टेलीग्राम ग्रुप में उसमें पहुंच जाएगा और उसी के साथ आपको ये मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, आज हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। इसके लिए आप मुझे थोड़ा सा सहयोग कीजिए और हेल्प कीजिए, इसको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कीजिए और अपने साथ के जितने भी लोग हैं उन सब तक उनको पहुंचाने की कोशिश कीजिए। और जो कमी हो मैं साथ के साथ इसको सुधारने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आप लोगों को अच्छी से अच्छी गाइडलाइन, अच्छे से अच्छा मैटर आपको उपलब्ध हो सके। मैं बहुत लंबे समय बाद 4 महीने 4.5 महीने की अपनी मेडिकल इमरजेंसी, घर की इमरजेंसी, तमाम सारी समस्याओं से उभर करके अब मैं एक नई शुरुआत कर रहा हूं और आप लोग उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के लिए इसका फायदा मिलेगा। ठीक है ना, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। इसको याद करिए, कल